गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज 1 जनवरी है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंट्स के पेपर के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो में अपने क्या क्या बात करेंगे वो एक बार बता रहा हूँ आपको। बिफोर प्रोसीडिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एन अनाउंसमेंट विच आई हैव टू शेयर विथ यू ऑल। दैट इज कि बिफोर आई थिंक 20th या 18th को आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना। जस्ट अ सेकेंड, 18th जनवरी से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट पेपर इज अकाउंट्स एंड फ्रॉम मंडे विच इज 5th आई थिंक, मैं चाहता हूँ, मतलब मैं आप लोगों के लिए रिवीजन का वीडियोस डालना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो पहला मेरा ऐसा प्लान था कि सजेस्टेड आंसर्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा और कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि चैप्टर में जितना कंटेंट रहता है और वो पूरा ही पूरा गो थ्रू कर लें एक बार जल्दी जल्दी तो बेटर रहेगा। तो आई विल बी डूइंग फ्यू चैप्टर्स विथ यू ऑल। रिविजन जो है कंपनी अकाउंट्स वाला जो पूरा सेक्शन है अपना 6 यूनिट्स का, वो कंप्लीट करना चाहते हैं हम लोग। मैं जो पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो 6 यूनिट्स है वो मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ रिवाइज। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोवाइडरशिप मैन्युफैक्चरिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला जो एफएस वाला जो पोर्शन है वो भी मैं आप लोगों के साथ रिवीजन करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसका वीडियोस मैं मंडे से डालूंगा, यही इन्फॉर्म करना था आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, एक बार अपने पूरा सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या चैप्टर्स है अपने सिलेबस में, उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, किन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में किस तरह से अपना माइंडसेट रखना है, ठीक है ना। रिवीजन तो करते ही हैं, जैसा पढ़ाया जाएगा, जैसे आप अभी रिस्पेक्टिव टीचर्स से पढ़ रहे होंगे, उन्होंने तो आपको अपना रिवीजन स्ट्रेटेजी बताया ही होगा। और मुझे लगता है कि इनमें से भी काफी सारे पॉइंट्स उन्होंने ही बताया होगा। बट मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूं आपसे कि मैंने थ्रू आउट अपने एग्जामिनेशन स्टूडेंट का, जब मेरा टाइम था, मेरा करियर था जो स्टूडेंट के हिसाब से, उसमें मैंने क्या क्या सीखा था और उसके बाद जो एड ऑन एक्सपीरियंस है उसके साथ मुझे जो लगता है कि ये चीज भी कर लेना चाहिए, इससे ज्यादा बेटर होता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अपना जो सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर है उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर में ना, तो ये लोग एकदम ही बेसिक वाला अकाउंट्स का थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें लोग मीनिंग, कंसेप्ट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंटिंजेंट लायबिलिटी, स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज, मेजरमेंट, इससे बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हम लोग सबको ही पता है। और एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, इसका थोड़ा बहुत रेलेवेंस अगर होगा तो वो होगा थ्योरी का। थ्योरी कितने मार्क्स की आती है और किस तरह से आता है वो अभी अपने देखेंगे। एक बारी कंटेंट्स वाला जो पूरा पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर आप जो देखोगे, ये थोड़ा थोड़ा काम का सा लग रहा है बट बहुत काम का नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा काम का नहीं है। लेट्स एक बार समझते हैं कि क्या क्या है इसमें। जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। इसमें 2 छोटे छोटे यूनिट्स हैं, लाइक चैप्टर 2 इज अ वेरी बिग चैप्टर, इसके अंदर 6 यूनिट्स हैं। इसमें 2 ऐसे यूनिट्स हैं जिन पे इनका बहुत ज्यादा ही, मतलब क्या बोलूंगा, प्यार है। आईसीएआई को इन दोनों चैप्टर से प्यार है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से तो भयानक ज्यादा प्यार है, जिससे कि ज्यादा अच्छा 10 मार्क्स 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आराम से। मतलब कभी इन लोग का मूड हुआ तो नहीं दिया तो अलग बात है, लेकिन आता तो है ही। मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला जो चैप्टर, दैट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज नोट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला जो चैप्टर है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सीए फाउंडेशन। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आता, बट इन लोग के लिए ना बहुत प्यारा है, जिसको ये लोग बोल रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स। अब सब्सिडियरी बुक्स जब मैंने पहली बार देखा, मेरे को तो लगा ये होल्डिंग सब्सिडियरी फाउंडेशन में कैसे आ जाएगा। नहीं, ये वो होल्डिंग सब्सिडियरी वाला कंसेप्ट नहीं है। यहां पर सब्सिडियरी बुक्स है, जो सेल बुक होता है, परचेज डे बुक होता है, उस तरह के अपने पढ़े हुए हैं ना, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। उन सारी चीजों को, उन सारे बुक्स को अपने बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है ना। तो उन पे इन लोग का कुछ ज्यादा ही एक प्यार है। 4-5 मार्क का सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। 5 टर्म का पेपर मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, तो उसमें 3 बार तो पूछा ही इन्होंने कि भाई सब्सिडियरी बुक से निकाल के कुछ कुछ दे देते हैं, ठीक है। उसमें बहुत अलग अलग तरह का भी यूज आ जाता है ज्ञान, ठीक है। थोड़ा टैक्स का, थोड़ा इधर उधर, बट बहुत ज्यादा से डिफिकल्ट नहीं है, इजी चीज है, ठीक है ना। उसके बाद 3 चैप्टर का आप समूह देख रहे हो यहां पर, 3, 4,
5, जिसमें है बीआरएस। बीआरएस किसको बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है ना। उसके बाद आता है इन्वेंट्री और उसके बाद आता है डेप्रीसिएशन। ये छोटे छोटे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं जिन पे 5 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर इसमें से है बीआरएस, बिकॉज बीआरएस इन लोग को लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है और स्टूडेंट्स को भी ऑफ कोर्स मैंने देखा है, और इनफैक्ट मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरे को भी डिफिकल्टी लगता था। तो डोंट वरी, बीआरएस डिफिकल्ट अगर है तो वी विल ओवरकम दैट फियर, जहां पे अपने को वो डिफिकल्ट, प्रॉब्लमैटिक, हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप चिंता मत करो। बट बीआरएस इन लोग को लगता है कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे लोग 10 मार्क्स का क्वेश्चन तक पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना। उसके बाद आता है एफएस वाला। ये एफएस वाला जो सेक्शन है, इससे ऑलमोस्ट ये लोग, मेरे को, मैं दिखाऊंगा अभी आप लोग को प्रीवियस ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मेरे को लगता है कि 15 to 20 तो पूछता ही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या है, एक तो ये लोग नया एक ठो बात बोला, एक्चुअली तुम लोग के लिए तो पुराना हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है नया, ठीक है ना। क्या बात बोला? एफएस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हम लोग जब एक बैलेंस शीट बनाते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल का, कोई भी एक सोल प्रोप्राइटर का, तो उसको हम लोग इस तरह से सोचते नहीं है एफएस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं तो उसको नॉर्मल पीएल बैलेंस शीट के हिसाब से आज तक देखते आया हूं, तो उसी हिसाब से बात करेंगे कि पीएल और बैलेंस शीट बनाने का आप लोग को डेटा दे दिया जाएगा, या तो ट्रायल बैलेंस का डेटा दे दिया जाएगा, उसके साथ एडजस्टमेंट्स दे दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको बोला जाएगा कि भैया आप पीएल और बैलेंस शीट इसका बना दो, ठीक है ना। तो वो अभी अपने पार्टनरशिप इतना सोच लेता है ना कि सोल प्रोप्राइटर अलग से मेंशन किया है लोग कि भाई पार्टनरशिप नहीं, सोल प्रोप्राइटर का भी तो पीएल बैलेंस शीट बनेगा, तो वो कहां पे आएगा? वो यहां पर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और टॉपिक है जो ये लोग बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होता है ना, उनका भी अपने को समझना है। क्या उनमें क्या चीज एक्स्ट्रा हो सकता है? उनमें होता है एक चीज एक्स्ट्रा जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट में सारा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला जो सारा चीज है ना, एफजी वेफजी, फिनिश गुड्स, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, वो सारा आ जाता है। बहुत ज्यादा वेटेज का नहीं है, बट है, थोड़ा सा समझने का दरकार है, और इजी है। फेयरली एवरीथिंग इन योर सिलेबस इज इजी, ठीक है ना। उसके बाद आता है एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लब नहीं होते हैं, सोसाइटी टाइप की चीजें होती है, क्लब्स होते हैं जो बेसिकली प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं कर रहे, उनका जो बुक्स है उसके बारे में बात किया हुआ है। उसके बाद आखिर में इन्होंने बात किया है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। मोटा मोटी ऐसा जो चैप्टर्स है, इसका हम लोग कुछ ना कुछ ज्ञान है, कभी ना कभी हम लोग पहले यानी कि 11-12 में थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से पढ़ के आए ही हैं, ओके। अब उसके बाद आता है पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप वाला सेक्शन से तो ये लोग 20 to 23 मार्क्स तक का क्वेश्चंस पूछते हैं ही, ठीक है ना। 2 सवाल रहेगा, आइदर 10+12 या फिर 10+10, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ आती है? इसमें सबसे पहले तो लोग बेसिक एकदम समझाएगा कि पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में बेसिक क्या होता है कि भाई 3 पार्टनर है, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा है 1/3, 1/3, 1/3, या फिर 5:1, ऐसे करके ये लोग समझाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ जो होता है फ्रैक्शन, वो जो फ्रैक्शन का कैलकुलेशन होता है ना, वही माथा खराब करने वाला होता है, और बाकी ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है। उसके बाद आता है गुडविल आता है, अच्छी तरह से समझा हुआ है हम लोग का, कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं है गुडविल को लेके। उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, इसमें कुछ आध चीज़ें एक्स्ट्रा है, जैसे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आप लोग शायद पहले नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से कि मैंने लास्ट अभी जो सिलेबस चेक किया है उसके हिसाब से, हो सकता है पुराना सिलेबस में होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मैंने ये देखा कि 11-12 के सिलेबस में जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में भी बात नहीं किया हुआ है, तो वो सारा चीज़ नया है, बट अगेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाला चीज़ नहीं है। उसके बाद आता है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में क्या होता है ना कि कंपनीज लोग जो अपने सुने होंगे कभी, शायद तुम लोग भी रिकॉल करना, आईपीओ आता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपना शेयर लिस्टिंग करवा रही होती है पहली बार। जैसे रिलायंस अपना पहली बार जब लिस्टिंग कराया होगा, या रिलायंस बाद में भी शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज या किसका तो एक आईपीओ आया था ना, तो उस टाइम पे जब लोग
शेयर सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, कंपनी किस तरह से इशू कर रही है, फिर लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, अलॉटमेंट हो रहा है, तो उन सब का अकाउंटिंग पार्ट के बारे में अपने को पढ़ना है। जो लॉ वाला पार्ट है वो कंपनी लॉ में आएगा, तो उसके लिए अभी से हेडेक लेने का दरकार नहीं है। तो सिंपल सिंपल अपने को तो एकदम सिंपल वाला ही चीज करने मिल रहा है, अपने को अकाउंट्स देखना है उसका खाली, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल होता है, कोई डिफिकल्टी इसमें होती नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक बार हम लोग ये समझते हैं कि किस तरह से आपका पेपर का पैटर्न है। तो पेपर में ना आप देखो कि 6 सवाल रहेंगे। फर्स्ट वाला करना मैंडेटरी है, क्यों? क्योंकि देखो उसमें तो थ्योरी दे रखा है, ठीक है ना, 12 मार्क और 4 मार्क का। 12 मार्क का ट्रू एंड फॉल्स रहता है, जिसमें 6 क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स ईच, ठीक है ना, तो 12 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स हो गया। उसके बाद 4 मार्क का एक थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी 2 में डिवाइडेड रहता है, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है, या फिर कभी कभी सिंगल स्ट्रेट क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो 12 + 4 इसका थ्योरी तो सुनिश्चित है कि ये तो आना ही आना है आपके एग्जाम में, उसके लिए एकदम भी टेंशन नहीं है। इसके अलावा 4 मार्क का एक्स्ट्रा वो लोग कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं, अब ये टोटली उनके मर्जी के ऊपर है, ठीक है। एक बार छोड़ा हुआ भी है उन्होंने, तो उसके लिए आप उतना हेडेक मत लेना, ठीक है ना। थ्योरी जो भी आएगा उसमें अपने जवाब दे ही पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो 1C में एक बार इन लोगों ने सब्सिडियरी बुक से पूछा है, एक बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से पूछा है, फिर एक बार सब्सिडियरी बुक से पूछा है, फिर इन्वेंट्री एंड अगेन सब्सिडियरी बुक, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंस्टीट्यूट एक 4 मार्क का छोटा सा सवाल कोई छोटे से चैप्टर से आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बहुत ही सिंपल रहेगा, ऊपर से छोटा सा सवाल है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 2A और B में। अच्छा, ये 2 to 6, ये 2 to 6 में ना अपने को केवल कितना 5 क्वेश्चन है, सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करना है। कितना? 5 में से सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चंस में से सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखो ऊपर तो 20 आपका कवर हो गया, 12 + 4 + 4 20, तो बैलेंस बचा 80 20 मार्क्स का 4 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 5 है, 5 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। उसमें भी एक कैच है, उसका कैच बताता हूं। ये 2 नंबर क्वेश्चन देख लो आप। 2 नंबर क्वेश्चन में छोटे छोटे चैप्टर्स जो है, डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 नंबर में ना ये एफएस रिलेटेड और पार्टनरशिप रिलेटेड एक सम्स रहेगा। फिर 4 नंबर में अगेन पार्टनरशिप और एफएस रिलेटेड एक सम्स रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये लोग एसेंशियली ऐसा बनाए हैं कि उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, और उसमें भी ऑप्शन दे दिए हैं। क्या बताओ तो, कि एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, उसका 3 ही हिस्सा है, मतलब 5 5 10, 10 5 5 या 5 10 5, ठीक है ना। बट ये लोग क्या किया ना, ये लोग बोले कि जो बी वाला पार्ट है ना क्वेश्चन का, जो बी वाला पार्ट है ना, उसमें ऑप्शन दे दो, मतलब बी का 1 बी का 2, अटेम्प्ट ईदर 1, मतलब कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप देखोगे कि 6A और 6B, 6 के बी वाला पार्ट, मतलब छठा क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा जो है, उसमें ये लोग थ्योरी पूछते हैं 5 मार्क का, ठीक है, उससे कम का तो नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट में, लास्ट वाला जो टर्म था उसमें आप देखोगे कि 16 मार्क्स का थ्योरी है और बाकी पूरा प्रैक्टिकल है, मतलब लास्ट में जो थ्योरी देने का पोर्शन था ना, उसमें भी ये लोगों ने क्वेश्चन ही डाल दिया, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट नया नया चीज करता रहता है, ठीक है। इस सब से परेशान होने का तो कोई दरकार है नहीं। किसी को बोले अरे मेरा 4 मार्क का तो थ्योरी था, वो हम कर पाते, उसके बदले में तो ये आ गया। तो मेरे को लगता है कि इन्वेंट्री जैसा चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, एग्जाम के पेपर में किस तरह से अपने को अपीयर करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज जो मैं हमेशा, मतलब मेरे जहन में हमेशा था, वो ये था कि मुझे 100% प्रिपेयर करना है, मुझे 100% अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। मुझे 100% प्रिपेयर करना है, मुझे 100% अटेम्प्ट करना है। ये एकदम प्री रिक्विजिट है। अगर आप पास होना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। मैं रीजन बता दे रहा हूं क्यों। प्रिपरेशन 100% का रीजन क्या होता है, आप देखोगे कि जब भी आप एग्जाम देते हो, आप एग्जाम का पेपर अपने एग्जाम खत्म होने के बाद, या फिर आप प्रीवियस टर्म का जब एग्जाम का पेपर देखोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कोई भी इंस्टीट्यूट होता है या कोई बॉडी होता है जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बना रहा है, उसका सोल मोटिव ये रहता है कि भाई ऐसा पेपर सेट करो जिसमें कुछ डिफिकल्ट रहेगा, कुछ बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने आईसीआई के पेपर्स में
आज तक ये नोट किया है कि वो लोग आराम से 62 to 65 मार्क्स का इजी क्वेश्चन सेट करते हैं, मतलब ऐसा सेट करते हैं। अब इजी मतलब 2+2 नहीं देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब लेट्स बी क्लियर, इजी का मतलब 2+2 नहीं होता है कि 2+2 वाला सवाल दे देगा आपको, ठीक है ना, या सिंपल सवाल देगा कि भाई 1 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाया कैपिटल, 20,000 का आपने सेल किया, 18,000 में सामान खरीदा, 2,000 का प्रॉफिट, वैसा सवाल नहीं आएगा। बट फेयरली बहुत ही ईजी सवाल आता है 60 to 65 मार्क्स का, ठीक है ना। ये तो पहला बात हो गया। तो अगर आप कभी कोई एक चैप्टर छोड़ दे रहे हो ये सोच के कि भाई उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर अभी मेरे को करना है रेलेवेंट जरूरी लग नहीं रहा है, उससे आसान सवाल आ जाए और आप उसको नहीं कर पाओ, ऐसा हो सकता है ना कभी आपके साथ। मेरे साथ तो भरपूर हुआ है ये काम, मतलब मेरे साथ 10, 11, 12 मतलब फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सब में हुआ है कि जो चैप्टर छोड़ के जाता हूँ उसी से मतलब इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसा भी नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई अरे शांति है कि भाई नहीं पढ़े, डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आया, इजी क्वेश्चन पूछ लिया। और क्योंकि वो चैप्टर ही नहीं पढ़े थे तो हमको याद ही नहीं था। तो 100% प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। अब आप ये बात सोचो कि आप एग्जाम अपीयर करने जा रहे हो, आप अगर 80 मार्क का 70 मार्क का ही अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि 80 में से मेरे को 78 आ जाएगा, 70 में से मेरे को 69 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई जो तुमको तुम्हारा दोस्त बोलता होगा कि हम तो 80 का अटेम्प्ट किए, मेरा तो 78 आ गया या कुछ आ गया, ठीक है, तो वो लोग भी ना बहुत बुद्धिमान होता है। वो लोग क्या करता है ना, वो लोग सही अटेम्प्ट 80 का करता है और गलत अटेम्प्ट 20 का करता है, लेकिन 20 का गलत अटेम्प्ट करता है। कोई ये बात नहीं बोल सकता कि भाई हम 80 का अटेम्प्ट किया, मैं 80 में से 80 आ गया। दैट इज मतलब 1 in 1,000 या 1 in 1,00,000 वाला केस, ठीक है ना। दैट मतलब उसके लिए फिर आपको एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। मैं इतना एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं था अपने करियर में पहले, तो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंसेस भी नहीं हुआ है कि मैं इसके बारे में और ज़्यादा इनलाइटन कर सकूं आप लोगों को। बट एक नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से आप 100% ही अपना अटेम्प्ट करके आए पेपर, उससे पास होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। सपोज करो एक क्वेश्चन नहीं भी आता है, फिर भी आप फॉर्मेट बना के आओगे, उसमें कुछ तो लिख के आओगे। 4 में से अगर पूरा गलत रहेगा, सब कुछ भी गलत रहेगा, तो फॉर्मेट बनाने का, कुछ ना कुछ करने का 1 मार्क तो दे ही देगा। अब वो आपको नहीं पता, सपोज करो कोई ऐसा ही थ्योरी या क्वेश्चन आया जिसका आपको आंसर नहीं पता है, बट आप कुछ तो लिख के आ रहे हो अपने दिमाग से, टोटल तो गलत नहीं हो सकता है, 1 मार्क तो मिल जाएगा। तो दीज मार्क्स काउंट। आप कभी भी पूरा पेपर अपना मत बिना कंप्लीट किए छोड़ के आना, ठीक है ना। ये एक बात हो गया। एग्जाम के पहले जो समय रहता है आपके पास, उसको आपको कंप्लीटली यूटिलाइज करने का जरूरत है। कैसे कि भाई एग्जाम के पहले, और जनरली अकाउंट्स का पेपर जो होता है सबसे पहला पेपर ही होता है, तो उसके लिए आपको 2 दिन नहीं, जैसे बाकी पेपर्स के लिए तो आपको समय कम मिलता है, लेकिन अकाउंट्स के लिए सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो अब टेंशन है कि भाई अकाउंट्स के पेपर, लेकिन बाकी पेपर होता है उसके में तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो हमको बाकी पेपर्स पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। वो सारा चीज़ सही है। आप अपना टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से रखो दिमाग में कि भाई मेरा इस तरह से प्रिपरेशन है कि मेरे को अकाउंट्स में इतना समय देना है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी समय देना है, ठीक है ना। बट वो समय वेस्ट ना करें, क्योंकि ये अक्सर होता है कि एग्जाम आने के समय ना हम लोग पैनिक कर जाते हैं। अरे यार इतना लंबा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, मेरा तो रिवाइज नहीं हुआ, इस बार एग्जाम नहीं दे क्या। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट लोग का होता है कि भाई इस बार एग्जाम नहीं देते हैं, ऐसे भी अब तो इंस्टीट्यूट 6 महीना से 4 महीना पे आ गया है, तो 4 महीना बाद एग्जाम दे देंगे। कोई ऐसा बहुत बड़ा तो ट्रेन नहीं छूट जाएगा कि भाई बहुत ही नुकसान हो जाएगा। अब तो इंटर, फाइनल, फाउंडेशन तीनों में तो 4-4 महीना कर दिया है। तो स्टूडेंट का हमेशा दिमाग में ये आता है, हर स्टूडेंट को दिमाग में एक बार आएगा ही कि भाई हम लोग एग्जाम पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। अब वो अपने माँ बाप के प्रेशर में, कलीग्स के प्रेशर में, या पता नहीं कौन सा प्रेशर में, मतलब एकदम आता है कि नहीं भाई हम तो देंगे ही, लेकिन सबके दिमाग में एक ना एक बार तो जरूर आता है कि भाई एग्जाम को स्किप कर दिया जाए। तो ये सब किस लिए आता है ना, क्योंकि आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सब सोचो ही मत। टाइम मैनेजमेंट हमेशा से बना के रखो कि भाई जिस चैप्टर्स में, जिस सब्जेक्ट में मेरे को तकलीफ है उसको हम पहले से ही सॉल्व कर दें, ताकि एग्जाम के समय, एग्जाम के वक्त सिर्फ मेरे को रिवाइज करने का ही लोड रहे, रादर देन नया चीज समझने का लोड रहे। नया चीज समझने का अगर लोड आप एग्जाम के समय पर छोड़ दोगे तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको पहले से ही सारा अपना चैप्टर्स बढ़िया से समझना पड़ेगा, और उन चैप्टर्स के लिए रेलेवेंट नोट्स, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स को आपको पहले से दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई इन चीजों को हमको रिवाइज करके जाना ही जाना है एग्जाम के पहले,
ठीक है, अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि भाई एग्जाम के अंदर आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पेपर हमेशा ही लेंदी रहता है। हम तो आज तक अकाउंट्स के एग्जाम के बाहर में आके ये नहीं बोले कि भाई पेपर छोटा था आराम से हो गया। एग्जाम का पेपर हमेशा ही लेंदी रहता है। प्लस मैं तुमको और एक बात बता दे रहा हूँ, हम लोग प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं, ये 10-12 का एग्जामिनेशन नहीं है। 10-12 का एग्जामिनेशन में किस तरह से भी एग्जाम दे दो, ठीक है ना, वो उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता था। और आजकल तो ज्यादा ही उन लोग को आ गया ना, किनको, ISC CBSE बोर्ड, कि भाई स्टूडेंट को फेल नहीं कराएंगे, स्टूडेंट को पास करा देंगे, ठीक है ना, तो उन लोग लीनियंट रहते भी हैं। बट प्रोफेशनल एग्जाम में ये चीज उम्मीद मत करना, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में वो लोग आपको टेस्ट करते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम में दे टेस्ट यू कि आप पास होने योग्य हो कि नहीं। एंड एवरीबडी इन माई नजर इज केपेबल ऑफ क्लियरिंग CA एग्जामिनेशन। कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हो सकता कि बोले कि भाई मेरा तो CA नहीं निकलने वाला, ठीक है। ये बस एक मेहनत का बात है कि हम मेहनत करना चाहते हैं कि हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एग्जाम है, इट कैन नॉट बी वेरी इजी, ठीक है। हमेशा बहुत इजी है, ऐसा आ जाए कि अरे यार एकदम पेपर भी खत्म हो गया, मार्क्स भी आ गए, ऐसा नहीं होगा। डिफिकल्टीज तो हमेशा ही रहेंगी, ठीक है ना। तो आप टाइम मैनेजमेंट अगर करके चलोगे ना कि भाई 5 मार्क का सवाल है, इसके लिए मेरे को कितना समय मिल रहा है, रफली 3 घंटा का पेपर होता है आपका। 3 घंटा का पेपर यानी 180 मिनट, 180 मिनट डिवाइडेड बाई 100 यानी 1 मार्क्स के लिए आपको 1.8 मिनट मिल रहा है। 9 मिनट आपको मिलेगा, 9 मिनट मिलेगा एक 5 मार्क का सवाल खत्म करने के लिए, ठीक है ना। तो आप, अच्छा, हर सवाल को खत्म करने के लिए रेलेवेंट टाइम नहीं लगता। जैसे कोई थ्योरी का सवाल है, वो 4 मार्क का है, 5 मार्क का, तो उसको लिखने का वो कम समय लगेगा, सोचने में, लिखने में रिलेटिवली कम समय लगेगा। तो वहां पर आप ये नहीं कर सकते भाई बाकी के लिए भी तो समय एक्स्ट्रा मिलते जाएगा ना कहीं कोई चीज के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले से पेज बना के रखेंगे और फटाफट सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है ना। मेरा उम्मीद है कि मेरा समझाने से आपको हेल्प लगा होगा, आपको लगा होगा कि आप एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको नहीं लग रहा है तो मैं प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यही सोच के चलो कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आप ये कभी भी मत सोच के चलो कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा शब्द ही नहीं रहना चाहिए डिक्शनरी में, हो तो हर चीज़ पाएगा, बट उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और वो रिक्विजिट अमाउंट ऑफ मेहनत जो है ना, वो हम लोग से नहीं होता, सबसे नहीं होता, मेरे से नहीं होता, सामने वाला कोई आदमी है वो भी, उसके लिए भी कुछ चीज़ डिफिकल्ट होगा, ठीक है। बट एक बात याद रखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई अगर कर चुका है, कोई मार्क जकरबर्ग है या इलॉन मस्क बना है, तो हम लोग भी बन सकते थे। हम लोग उतना मेहनत कभी नहीं करना चाहते, या हम लोग का परिस्थिति वैसा नहीं है, ठीक है। तो उतना मत सोचने जाना, सिंपल बताऊंगा कि आप मेहनत करोगे आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। प्लीज जो मैंने बताया है आपको उसका आप ध्यान रखना एग्जाम के पहले। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।